हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th एसएसटी के हिस्ट्री का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर इतना मिक्सअप करके दिया गया है कि यदि आप खुद से पढ़ोगे तो चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे और उस टॉपिक से कैसे प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं या प्रश्न कैसे पूछे जाने की संभावना हो सकती है उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक को कम्प्लीटली आप कंसेप्ट को विजुअलाइज कर लें, नोट्स बना लें। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये कंसेप्ट समझ लेना है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, आंतरिक भावना है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति एकता की भावना, इसकी संस्कृति को सम्मान करने की भावना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझें कि यदि हमारा नेशनल फ्लैग को लहराया जाता है या उसे फहराया जाता है तो आप चाहे कश्मीर से हों, चाहे कन्याकुमारी से हों, गुजरात से हों, महाराष्ट्र से हों, जहाँ से भी हों, हर किसी के मन में ये भावना आएगा कि ये हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, ये हमारे देश का झंडा है। यही सबका एक साझी संस्कृति है या नहीं है? सबको अपने इस देश के नेशनल फ्लैग के प्रति एक अपनेपन की भावना आ रहा है, यही भावना नेशनलिज्म है। तो जब यूरोप में नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ और नेशनलिज्म के विकास न होने के पहले की क्या स्थिति थी? यदि किसी देश में राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, इसका मतलब वो अनेक भागों में बिखरा हुआ है, अपनेपन की भावना नहीं है उन्हें। जैसे इंडिया है, भारत आज़ादी से पहले अनेक छोटे बड़े राजवाड़ों में विभाजित था। आप देखोगे कि जितने भी छोटे बड़े राजवाड़े रहे, हर राजवाड़ों की अपनी नेशनल फ्लैग रहे, उनकी अपनी करेंसी रही, उनकी अपने संस्कृति रहे। तो अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग कल्चर होंगे या अलग अलग राज्यों के अलग अलग करेंसी होगी, अलग अलग फ्लैग होंगे, तो उनमें एक साथ जोड़कर अपनेपन की भावना कहाँ आएगी? लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारे देश के जो महान नेताओं ने इतना मेहनत करके हमारे देश को एक यूनाइट किया और ऐसा प्रयास किया कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो राष्ट्र के प्रति एक अपनेपन और साझी विरासत की भावना को प्रेरित करें या उसे महसूस करें। ऐसे ही यूरोप में था। यूरोप में जितने भी देश आज आप देख रहे हो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जितने भी देश हैं, ये सारे देश आज एक राष्ट्र के रूप में जाने जा रहे हैं। लेकिन नेशनलिज्म के विकास से पहले ये अनेक भागों में टूटे हुए थे और जब अनेक भागों में टूटे होंगे तो उसमें नेशनलिज्म की भावना कहाँ से आएगी? उनको अपने संस्कृति को एक साझी संस्कृति के रूप में स्वीकार करने की भावना कहाँ से आएगी? तो उसी को हम पढ़ेंगे कि यूरोप में वो राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई। और अब जब चैप्टर को शुरू करेंगे तो ये एक आइकॉनिक पिक्चर है आपके सामने और इस पिक्चर में इस पिक्चर को फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक फ्रांसीसी पेंटर थे, फ्रांस के पेंटर थे, उन्होंने इस पिक्चर को बनाया है। और इस पिक्चर में उन्होंने चार फोटो को कलेक्ट करके बनाया है। जैसे एक पिक्चर दिखाया गया है आपको, ऊपर ईसा मसीह और बहुत सारे एंजल्स दिखाए गए हैं। दूसरा है कि एक यूरोप के ये सारे देश जो एक लंबी ट्रेन के समान आ रहे हैं। और तीसरा पिक्चर है एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, जो इसके सामने से होकर गुजर रहे हैं। साथ ही साथ चौथा पिक्चर है कि एक साइड में नीचे ज़मीन में कुछ टुकड़े टूटे हुए हैं। ये 4 पिक्चर्स हैं। अब पहले इस टॉपिक को हम कंप्लीट रूप से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर अब इस टॉपिक से क्या बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। In 1948, Frederic Sorio, French artist, prepared a series of 4 print picture his dream of world made up democratic and social republic। 1948 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, पेंटर था, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सोरियो। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि फ्रांसीसी पेंटर यानी फ्रेडरिक सोरियो कहाँ का था? तो आप बताओगे फ्रेंच का था। इसने एक पेंटिंग बनाई थी और पेंटिंग में कितने थे? 4 सीरीज थी और उस पेंटिंग का नाम क्या था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो जी प्रश्न
बनने की संभावना है, हम आपको वो हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि आप उस पॉइंट को ध्यान रखना। तो इसमें आप ये पॉइंट ध्यान रखोगे कि फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी कलाकार था। उसने 1848 में एक 4 पेंटिंग की सीरीज़ बनाई। उस पेंटिंग का नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अगला पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज। ये जो पेंटिंग की पहली प्रिंट थी, shows the people of Europe and America, men and women of all marching in long train and offering homage to the Statue of Liberty। देखोगे कि जो पहले पिक्चर की सीरीज है, इसमें यूरोप और अमेरिका के जितने भी, ये वाला पूरा, अब इसमें देखोगे कि ये जो पिक्चर की पहली सीरीज, इसमें यूरोप और अमेरिका के जितने भी पीपल हैं, ये ट्रेन की तरह मार्च करते हुए आ रहे हैं और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके सामने श्रद्धांजलि दे रहे हैं, झुक रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? जितने ये पेंटिंग में जितने भी पोर्शन हैं, ये सभी कुछ न कुछ संदेश दे रहे हैं। तो पहला सीरीज जो पहला पिक्चर है, इसमें ये बता रहा है कि ये जो यूरोप के लोग लाइन में लगे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने झुककर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है? दर्शा रहा है कि जो भी इस कतार में इस पेंटिंग के या इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में श्रद्धांजलि दे रहा है, इसका मतलब वो देश एक एक नेशनल स्टेट यानी एक राज्य बन गया है कंप्लीट, और उसमें नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विकास हो गया है। और जो इस कतार में पीछे हैं, वो राष्ट्रवाद के विकास के अगले क्रम में लाइन में लगे हुए हैं। ये पेंटिंग का पहला पोर्शन है। आगे देखते हैं, जैसे इसमें हिंदी में भी हमने बाइलिंगुअल रखा है आपके लिए। श्रृंखला का पहला चित्र यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाता है। सभी लोग एक लंबी कतार में मार्च कर रहे हैं और स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरते हुए उसमें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगे है दूसरा, सी बियर्स, मतलब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसे एक फीमेल के रूप में दिखाया गया है। वो क्या रखी है? 2 हाथ हैं उसके, दोनों हाथ में, एक हाथ में उसने रखा है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड। मतलब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसे एक फीमेल के रूप में दिखाया गया है, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। जैसे आप फिर से एक बार देखते हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है ये लाइट ऑफ इनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में ये देखोगे एक पन्ने के रूप में जैसे चार्टर है। तो ये मानव अधिकारों का घोषणा पत्र एक हाथ में, और दूसरे में है कि चार्टर ऑफ, एक दूसरे हाथ में है लाइट ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब एक उनमें ज्ञान का प्रसार। इनलाइटमेंट का मतलब क्या है कि उनके जो अंधेरा था उनके मस्तिष्क में या उनके आसपास, वो अज्ञान अब दूर हो गया है। अब वो एक यूनाइट देश के रूप में जाने लगे हैं। ठीक है, आगे क्या है, ऑन द अर्थ ऑफ फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। और आप देखोगे कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के सामने कुछ रिमेन्स दिखाए गए हैं, और ये रिमेन्स क्या हैं? ये एब्सोल्यूट पावर के जो जितने भी रिमेन्स हैं, जैसे राजाओं के मुकुट हैं उनके, और भी जितने एब्सोल्यूटिक पावर हैं, उसे टूटे फूटे हुए दृश्य में दिखाया गया है। ये क्या हमें संदेश दे रहा है? ये संदेश दे रहा है कि पहले जो राज्य अनेक छोटे छोटे राजाओं में बंधे हुए थे और वो पूरी तरीके से राजशाही व्यवस्था में चल रहे थे, अब वो राजशाही व्यवस्था टूट गई है, वो राजशाही व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब लोग एक यूनाइटेड देश के रूप में सामने आ रहे हैं, नेशनलिज्म की भावना से प्रेरित होकर सामने आ रहे हैं, ये दर्शा रहा है। ठीक है, छवि के अग्रिम भाग में पृथ्वी पर निरंकुश संस्थानों के प्रतीकों के बिखरे हुए अवशेष पड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि इन सॉर्यूज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। जो फ्रेडरिक सॉर्यू का जो यूटोपियन विजन है, वो कैसा देखना चाह रहा है, उसकी क्या दृष्टि है, वो दृष्टि में वो बता रहा है कि जो पीपल वर्ल्ड के हैं आर ग्रुप्ड डिस्टिंक्ट नेशन, वो अलग अलग देशों के रूप में, डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में हैं, और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पहचान किया जा रहा है। क्यों? किससे? उनके फ्लैग से और उनके देश के जो पोशाक है उनसे पहचान किया जा रहा है। मतलब जो सॉर्यू का यूटोपियन विजन में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के रूप में समूहीकृत किया गया है, जिनकी पहचान उनके झंडे और राष्ट्रीय पोशाक से होती है।
द प्रोसेशन was led by the यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। और जो ये जुलूस के रूप में लोग ट्रेन बनाकर निकल रहे हैं, इस ट्रेन में या इस लाइन में सबसे आगे है यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, फिर इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, जितने भी देश हैं पीछे। और जो देश इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे निकल गए हैं, मतलब ये देश ऑलरेडी जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के रूप में डिवाइड थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। अब वो यूनाइटेड नेशन के रूप में सामने आ रहे हैं, एक एकत्रित देश के रूप में आ रहे हैं, संगठित देश के रूप में आ रहे हैं, वो आगे दिखा रहा है। और ये जो लाइन लगी है, ये उस संगठित देश के रूप में, एक संयुक्त देश के रूप में सामने आने की प्रक्रिया में लाइन में लगे हुए हैं। अगला पॉइंट है, फ्रॉम द हेवेंस एबव क्रिस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और आप चित्र में देख रहे थे कि ऊपर क्रिसमस जो ईसा मसीह हैं, इसके अलावा बहुत सारे दूत हैं, वो सभी देख रहे हैं। और दे हैव बीन यूज बाय आर्टिस्ट, उनको आर्टिस्ट के द्वारा यूज किया गया है, जो फ्रेडरिक सॉरी उनको पेंटिंग के रूप में उपयोग किया है, टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो इनका जो पिक्चर यूज किए हैं, ये क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि जो दुनिया है, राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में उसका उपयोग किया गया है। मतलब जो पहला टॉपिक हमने लिया फ्रेडरिक सारियो का जो पेंटिंग है, उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि फ्रेडरिक सारियो 1848 में, जो कि वो एक फ्रांसीसी पेंटर था, एक पेंटिंग बनाया और उस पेंटिंग को 4 सीरीज़ में डिवाइड किया। उसमें एक तरफ पूरा लोग लाइन में लगे हुए हैं एक ट्रेन के रूप में, और वो एक नेशन के रूप में प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि जो स्वर्ग है, स्वर्गदूत और ईसा मसीह, लोग इस प्रक्रिया से काफ़ी खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि एक भाईचारे और एक राष्ट्र के रूप में लोग बन रहे हैं। इसके अलावा एक चित्र में दिखाया गया है कि जो ऑटोक्रेटिक पावर है, जो राजा के राजशाही व्यवस्था के जो अवशेष हैं, वो टूटे बिखरे हुए दिखाए गए हैं। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है। ये टॉपिक तो हमने इसके थियरी पोर्शन को देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 2023 के बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आया था, एक्सप्लेन फ्रेडरिक सारियो ड्रीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848। मतलब फ्रांस में 1848 के दौरान जो फ्रेडरिक सारियो का ड्रीम्स था, जो पेंटिंग के रूप में उन्होंने बताया, उसे एक्सप्लेन करिए। तो अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े 5-6 पॉइंट्स, उनमें से 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और जब भी फ्रेडरिक सारियो से रिलेटेड कोई प्रश्न आए, उन 4 पॉइंट्स को लिख के आना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें हमें क्या क्या लिखना है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, फ्रेडरिक सारियो वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट हु इन 1848 क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, दीज प्रिंट्स डिपिक्टेड हिज विजन ऑफ द वर्ल्ड कंपोज्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसका जो विजन था, वो वर्ल्ड को सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बताना चाह रहा था। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, द फर्स्ट प्रिंट शो पीपल फ्रॉम द यूरोप एंड अमेरिका ऑफ ऑल एजेस बैकग्राउंड मार्चिंग टूअर्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और पहले प्रिंट में दिखाया गया है कि अमेरिका, यूरोप के जितने भी लोग हैं, वो सभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ एक लंबी कतार के रूप में चले आ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, लिबर्टी इज़ अ फीमेल फिगर होल्डिंग टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसे फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है, और उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। साथ ही साथ आप क्या लिखोगे, एबव देम फिगर्स लाइक क्रिस्ट एंगल्स सिम्बोलाइज फ्रेटर्निटी एमंग द नेशन। और जो चित्र में सबसे ऊपरी भाग में स्वर्ग में ईसा मसीह और स्वर्गदूतों को दिखाया गया है, जो सिम्बलाइज करते हैं भाईचारे, विश्व के जितने भी देश हैं उनमें भाईचारे की भावना हो। ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि एक साइड में जितने भी जो ऑटोक्रेटिक पावर्स हैं, उसके बिखरे हुए अवशेष को भी दिखाया गया है। ये प्रश्न आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि थ्योरी में हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इसके अलावा एक बार और इस प्रश्न इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है 2020 में, ये भी फ्रेडरिक सारियो से रिलेटेड ही है।
एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन फ्रेडरिक सर पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसमें भी वही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो आशा करते हैं कि फ्रेडरिक सॉरियो को जो पेंटिंग है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वाली पेंटिंग, जो 4 पेंटिंग की सीरीज़ है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए हैं। और इससे रिलेटेड बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, आप इसे नोट्स के रूप में ज़रूर बनाइएगा और इसे रिवाइज़ करिएगा। और पक्का ये बोर्ड एग्ज़ाम का एक अच्छा मटेरियल है क्वेश्चन बनने का। तो यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, तो आप इसे रिवाइज़ करिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये आपके मन में, आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए। जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।